वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको फ्यूल के प्रिंसिपल्स करवाए। वी हैव डन 7 प्रिंसिपल्स, जिसमें आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये सब क्लियर करे। ठीक है, डिसिप्लिन क्या होता है, रेम्यूनरेशन क्या होता है। आज हम जो प्रिंसिपल करेंगे दैट इज centralization and decentralization. This is very important principle which is mostly asked in exams. Principle of centralization and decentralization. Now what is this word centralization? Centralization means कि if higher authority keeps all powers and authority to themselves, they consider all एज अ फुल पर्सन, उन्हें लगता है वी आर सुपीरियर एंड सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो खुद लेंगे। वो कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करने में फेथ नहीं रखते। सेंट्रलाइजेशन इज होल अथॉरिटी एंड पावर। होल अथॉरिटी एंड पावर बिलोंग्स टू टॉप लेवल। होल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब किसके पास है? टॉप लेवल के पास रहनी चाहिए। वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी मिडल या लोअर लेवल को ट्रांसफर नहीं करते, बिकॉज उन्हें लगता है दे आर द मोस्ट सुपीरियर। सबऑर्डिनेट्स आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, तो वो सभी वर्कलोड अपने पास रखते हैं। कुछ भी वो लोअर अथॉरिटी को, लोअर लेवल्स को ट्रांसफर नहीं करते। तो दैट्स वाई दे रिमेन्स ओवरबर्डन विद द वर्क, बिकॉज अगर वो खुद सभी डिसीजन लेंगे, वो सारे वर्कलोड को खुद ही कैरी कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम नहीं रहता। दे आर ओवरलोडेड विद वर्क। ओवरलोड हो जाता है, जिससे कि वो अपनी सारी जो डिसीजंस हैं उन्हें खुद लेने हैं, वो फ्री नहीं हो पाते, बिकॉज उनके पास बहुत ज्यादा काम है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में पंचायत को पास दी गई है कि वो डिसाइड करे कि वो फंड्स जो भी उन्हें मिले हैं वो कैसे स्पेंड करने हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपनी पावर अथॉरिटी को जो अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो दैट बिकम्स इजी फॉर देम। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। एंड अगर आप नहीं कर रहे, आप खुद सारा बर्डन कैरी कर रहे हो, तो आप ओवर बर्डन होकर रहेंगे। एंड व्हाट इज दिस इज सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, इन विच हायर अथॉरिटी क्या करते हैं, अपनी पावर्स को, अथॉरिटी को, वर्क लेवल को शेयर करते हैं। इसमें शेयरिंग होती है। जो हायर अथॉरिटी है, टॉप लेवल है, वो किसे असाइन कर रहा है वर्क को? टॉप लेवल असाइन वर्क। जो हायर अथॉरिटी है, टॉप लेवल है, वो वर्क असाइन करते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स को। उन्हें लगता है इससे हमें रिलीफ मिलेगा, हमने वर्क में शेयरिंग कर ली है, तो वो अदर और इम्पोर्टेंट वर्क पे फोकस कर सकते हैं। इससे क्या है कि वो और अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, बिकॉज वो ओवरबर्डन होके नहीं वर्क कर रहे हैं। उनके पास स्पेयर टाइम रहेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने का। जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे इंडिया में पंचायत को डिसीजन लेने का राइट है कि जो भी फंड्स कलेक्ट करे हैं उनको वो कहाँ स्पेंड करें। तो इस टाइप से सभी डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट वर्क्स असाइन हो जाने चाहिए, जिससे कि ओवरबर्डन नहीं रहे, सब इंडिविजुअली अपनी अथॉरिटी को इंजॉय कर सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्केलर चेन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर चेन? स्केलर चेन इज द चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर, very important principle and mostly asked principle of scalar chain. स्केलर चेन में जो अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे ट्रांसफर होती है? लेवल वाइज। इस टाइप से एक ट्राइंगल इस टाइप से ट्रांसफर होगी कि इफ यहाँ पर कोई सुपीरियर है, ठीक है, सपोज एच, एंड यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट है ए। इफ दैट पर्सन वांट्स टू कन्वे मैसेज टू एम पर्सन, फाइन, तो वो एम पर्सन को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता। ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी,
that person will contact to the A will contact to M, otherwise they need to follow, एक सीरीज फॉलो करनी होती है कि A will convey message to B, B will convey message to C, C will convey message to D, then O, then H, then M, then N. मतलब इस टाइप से एक सीरीज चलती है कि आप बीच में डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी. ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इन्हें कांटेक्ट करोगे, अदरवाइज नहीं कर सकते. तो दिस इज द स्केलर चेन प्रिंसिपल, जिसमें क्या होता है, आप एक प्रॉपर हिरार्की को फॉलो कर रहे हो. इसमें पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आएंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसका सिस्टमैटिक फ्लो होगा, सिस्टमैटिक फ्लो होगा इंफॉर्मेशन का. एंड कहीं पर कोई भी किसी टाइप का कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, बिकॉज ए जो है वो किससे कम्युनिकेट करेगा, बी से, बी सी से. ऐसा नहीं होगा कि वो जो मैसेज है वो बी को नहीं मिला या वो सी को नहीं मिला, बिकॉज ईच हायर अथॉरिटी जो है वो नेक्स्ट को करेगी मैसेज ट्रांसफर. तो यहाँ पर अगर एक शॉर्टकट जो फॉलो करेंगे वो दैट इज गैंग प्लान, जिसमें एम्प्लॉयज डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं इफ देयर इज सम अर्जेंट इंफॉर्मेशन. और अगर आप इसे नहीं फॉलो करते इस सीरीज को, तो कम्युनिकेशन गैप में बी देयर एंड देयर विल बी नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज अभी तो क्या है, आप डायरेक्ट ए ने बी को करा, बी ने सी को, एक हिरार्की फॉलो कर रहे हैं. अगर ऐसा नहीं फॉलो करते तो कोई भी एम्प्लॉय बीच में मिस हो सकता है जिसको कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास ना हो. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. देन बच्चों नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. अब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है कि देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, कि जिस पर्सन को जो भी जॉब असाइन करी गई है वो उसी जॉब पे काम करेगा, वो किसी दूसरी प्लेस पर नहीं जाकर टाइम वेस्ट करेगा. एंड जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मटेरियल को जहां प्लेस करना है प्रॉपरली वो वहीं करेंगे, उसका प्लेस चेंज नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे करने से सभी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर मटेरियल एंड फॉर पीपल. ऐसा नहीं होगा कि आप उसको क्या कर रहे हैं, बार बार उसकी स्पेस चेंज कर रहे हैं. जो जहां पर प्लेस फिक्स्ड है, फ्योल ने इंसिस्ट करा मटेरियल के लिए भी एंड ईच एंड एवरी वन. इसको आप नेम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ईच एंड एवरी मटेरियल एंड ईच एंड एवरी पर्सन, हर चीज एंड ईच एंड एवरी पर्सन शुड वर्क एट राइट प्लेस. एंड ईच एंड एवरी मटेरियल, ऑर्डर मीन्स एट प्रॉपर प्लेस, सो दैट किसी को भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो. जो भी मटेरियल है इट शुड बी एट प्रॉपर प्लेस. एंड जो भी यहाँ पर जो भी पर्सनल वर्क कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज यहाँ जॉब कर रहे हैं, दे शुड बी एट प्रॉपर प्लेस. उनका एक फिक्स्ड जॉब प्लेस होना चाहिए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में वो अपने प्रॉपर काम से इन्वॉल्व रहे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करें. उनको पता होना चाहिए हमारा क्या जॉब वर्क है और हमें क्या काम कर रहा है. अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब उनको क्लियरली मेंशन होने चाहिए. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी? इक्विटी मीन्स वी शुड बी काइंड एंड फेयर टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इक्विटी इज व्हाट, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए. वो ऐसा नहीं होना चाहिए आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, दैट इज वेरी बैड. एंड इससे क्या होता है, लेबर टर्नओवर हाई हो सकता है. बिकॉज फेयर ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, आप सबके साथ एक जैसे बिहेव कर रहे हैं. इक्विटी इज इक्विटेबल ट्रीटमेंट, फेयर, इक्विटेबल, काइंड बिहेवियर. अगर हम ऐसा नहीं करते, इफ मैनेजर्स एम्प्लॉयज में कुछ भी ऐसी पार्शियलिटी करते हैं, तो जो एम्प्लॉयज हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर शिफ्ट होंगे, जिससे कि जो फर्म का टर्नओवर है दैट विल बी मोर एंड दैट इज नॉट गुड फॉर अ फर्म. क्योंकि आप अनदर एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, अगेन आप उन्हें ट्रेनिंग देंगे, तो इससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का बच्चों टाइम वेस्ट होता है. हमें एम्प्लॉयज को इस टाइप से ट्रेनिंग देनी चाहिए, इस टाइप से उन्हें मैनेज करना चाहिए,
सो दैट उनका मोरल बूस्ट हो। उन्हें पार्टिसिपेशन करना चाहिए, उन्हें हर एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सो दैट दे शुड कंसीडर देमसेल्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ organization. Each and every time this is the responsibility of manager to make them realize कि they are very important for the firm and they are doing very good. In case if someone is facing some problem, तो मैनेजर की ड्यूटी है कि उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा जाए, उसको सॉल्व करें, उसके जो भी उसकी ग्रीवियंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, सो दैट वो हैप्पीली अच्छे एनवायरनमेंट में वर्क करें एंड लेबर टर्नओवर किसी भी फर्म का ज्यादा नहीं हो। कोई भी मैनेजर जो है वो इनइक्विटेबल ट्रीटमेंट ना करे, सबके साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए एंड फेयर वेजेस होने चाहिए जो भी उनके फिक्स करे गए हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल में क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स का बार बार जॉब को चेंज करना इट इज नॉट गुड। वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म तक रहने देना चाहिए। अगर इसके लिए क्या जरूरी है कि जो मैनेजर हैं वो वर्कर्स के मोरल को बूस्ट करें। उसके लिए आपको क्या है, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड बी देयर। उनको आप मोटिवेट करो, उनको आप ट्रेनिंग्स दो, फाइनेंशियल रिक्रूटमेंट करो, फाइनेंशियली मोटिवेट करो, नॉन फाइनेंशियली करो। इफ दे नीड ट्रेनिंग आप उन्हें ट्रेनिंग दो, सो दैट जो उनका लेबर टर्नओवर है वो बार बार फर्म को छोड़ के नहीं जाए। लेबर टर्नओवर उनका ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। दैट विल बी द गुड सिंबल कि एक अच्छा साइन है वो फर्म की ग्रोथ का। अगर वर्कर्स का टर्नओवर बार बार क्विट करके जाएंगे, बार बार चेंज करेंगे, आप न्यू वर्कर्स हायर करेंगे, अगेन आप उन्हें ट्रेनिंग देंगे, इससे फर्म का टाइम वेस्ट होता है। तो बेटर है कि आप उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा गाइड करें, अच्छा मोटिवेट करें, उनकी एफिशिएंसी लेवल को इम्प्रूव करें। वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए उनका बिल्कुल भी। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, वेदर किसी को मेडिकली कुछ प्रॉब्लम है, फिट नहीं है, उसको फिजिकली अगर कोई फिट नहीं है, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है उन्हें प्रोवाइड करा जाए, या फिर कैसी भी रिक्वायरमेंट है उसे ठीक करा जाए, सो दैट जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो लॉन्ग टर्म तक फर्म में स्टेबल रहें। क्योंकि एक फर्म से दूसरे फर्म में जाएंगे, आपकी फर्म के सभी लूप होल्स दूसरी फर्म के पास जाएंगे, दैट इज नॉट अ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द फर्म। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स व्हाट? इट रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। फियोल ने सजेस्ट करा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज है आप उन्हें इनिशिएट करो कि वो न्यू स्टेप लें। ऑलवेज वेलकम द व्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज, आप उन्हें इग्नोर नहीं करो। अगर इफ समवन इज इंटरेस्टेड कि वो अपने आइडियाज दे रहा है, तो उनके आइडियाज का वेलकम होना चाहिए। जो भी उनके माइंड में न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसे अप्लाई करना नहीं करना, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वी कैन थिंक अबाउट कि उन्होंने कुछ आपको सजेशन दिया, आइडिया दिया है, तो वो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, उनको हमेशा इनिशिएशन लेना चाहिए। कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च हो रही है, तो उनसे हमें डिस्कस करना चाहिए। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि एम्प्लॉइज आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऐसा होता है कि वो अच्छे के लिए, फर्म के बेटर के लिए कुछ बेटर व्यूज देते हैं, कुछ बेटर सजेशंस देते हैं। तो इससे क्या है, एम्प्लॉइज में बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप होगी। अगर हम वेलकम करेंगे उनके आइडियाज का, तो इससे क्या होगा, फर्म में बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप होगी। दे विल कंसीडर एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोरल इंक्रीज होगा, वो अपना टारगेट जो है दे विल अचीव टारगेट ऑन टाइम पे अचीव करेंगे। ठीक है, उन्हें डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज द स्पिरिट द कॉर्प्स। व्हाट इज स्पिरिट द कॉर्प्स? स्पिरिट द कॉर्प्स मीन्स मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे। स्पिरिट द कॉर्प्स, इसके स्पेलिंग थोड़े से आपको डिफरेंट लग रहे होंगे। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? स्पिरिट, यहां पर आपके स्पिरिट द कॉर्प्स,
कि मैनेजर को सभी एफर्ट्स करने चाहिए। किस बात के एफर्ट्स? कि वर्कर्स जो है वो टीम स्पिरिट में काम करें, यूनिटी में काम करें, कोऑपरेशन में काम करें, उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन मैनेजर ने अगर एक टारगेट दिया है 100 यूनिट्स का बनाने के लिए इन अ ग्रुप ऑफ 10 मेंबर्स, और उसने टारगेट को डिवाइड कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि ईच मेंबर जो है वो सिर्फ अपने इंडिविजुअल टारगेट पे फोकस करेगा, इवन वो सबके टारगेट पे फोकस करेगा। इट मे ऑल्सो हैपन कि 10 ग्रुप मेंबर्स में से कोई 2 ऐसे हैं, दे आर मे बी दे आर सिक, या किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो पूरे ग्रुप को एफर्ट्स करने चाहिए कि उस टारगेट को अचीव करें। ऐसा नहीं है कि सब अपने लिए इंडिविजुअली सोचें। ऑल शुड वर्क इन यूनिटी, टीम स्पिरिट शुड बी देयर सो दैट यू कैन इजिली अचीव द organizational goal, otherwise it will be difficult for the firm to achieve organizational goal। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के मन में कुछ भी ऐसी मतलब लाइक डिफरेंशिएशन की फीलिंग हो कि हम ज्यादा बेटर कर रहे हैं या दूसरा पर्सन अच्छा नहीं कर रहा। ऑलवेज वेलकम द आइडियाज ऑफ वर्कर्स एंड उनके अकॉर्डिंग अगर किसी को प्रॉब्लम है, बाकी सबको कोऑपरेशन में काम करना चाहिए। तो बच्चों, दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर गिवन बाय फ्योल। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इन आवर नेक्स्ट क्लास मैं आपको टेलर्स के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स कराऊंगी। तो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।